Hello everyone. Welcome to our Ask Geology group, a whole new way to understand our Mother Earth. Okay, so today we will discuss about the rest of the thermodynamics. Then we will directly just jump on to the thermodynamics of winter book. यहाँ पे winter book है, देख रहे हो? या winter book से इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे. देन वी विल गो टू फेज रूल. फेज रूल में बाइनरी यूटेक्टिक एंड पेरिटेक्टिक का दोनों सिस्टम को खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे. बिफोर दैट फेज रूल में जो तुम्हारा फेज कंपोनेंट एंड तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है उसके बारे में देखेंगे. जो तुम्हारा गिब्स फेज रूल है, हाँ, उसका डिफरेंट कंपोनेंट्स उसको देखेंगे. ठीक है, तो क्लास करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेक ए रिकैप. सो आज का डेट क्या है? डेट है शायद 12 नवंबर 11 2022. सब्जेक्ट है हमारा इग्नियस. ठीक है, इग्नियस पेट्रोलॉजी. चलो देखते हैं, पहले हम रिकैप करेंगे. और ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज एक स्टूडेंट ने भेजा है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे. 2020 का एक इग्नियस रिलेटेड क्वेश्चन है. तो लास्ट क्लास हम क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास हम देखे थे जो व्हाट इज एक्चुअली योर डेल जी. योर डेल जी, दिस डेल जी इज योर गिव्स फ्री एनर्जी, isn't it? दिस इज बेसिकली फ्री एनर्जी. यहाँ पर जितना तुम्हारा फॉर्मूला देख रहे हो, दीज फॉर्मूलाज आर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चंस तुम्हारा यहीं से ही बनेंगे. ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी. अभी देखो, फ्री एनर्जी जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज फ्रीली अवेलेबल इन ए सिस्टम. एक सिस्टम जो तुम्हारा एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉन्स्टिट्यूटिंग सो मच ऑफ एनर्जीज. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड हैं. तो इसके पास बहुत सारे एनर्जीज, दे आर एसोसिएटेड विद समथिंग. कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, कुछ केमिकल एनर्जी होगा. तो बहुत सारे एनर्जी को मिला के द होल सम ऑफ द एनर्जी, जितना भी टोटल एनर्जी तुम्हारा सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, कुछ ना कुछ एनर्जी दे आर एसोसिएटेड विथ, मे बी सम वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, कुछ और स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए स्टेबिलिटी का कुछ एनर्जी होगा. तो हर एक एनर्जी का कुछ कुछ एसोसिएशन है. तो सारा का सारा अभी जैसे कि एक डिपार्टमेंट बनाने के बाद जो एनर्जी फ्रीली अवेलेबल रहता है, देन उसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा कि लेट मेरे पास 100 रुपीज़ है. 100 रुपीज़ ये हमारा पॉकेट मनी है. ठीक है, ये मेरा पॉकेट मनी है. तो आउट ऑफ दिस 100 रुपीज़ मुझे किसी को पे करना है. मैं किसी से 15 रुपया उधार लिया था, उसको देना है. ठीक है, और मेरा जो डेली एक्सपेंसेस है उसके बेसिस में मे बी मेरा 60 रुपीज़ खर्चा हो रहा है. देन और जो 5 रुपया है, ये तीन जो है ना, दिस 3 आर मैंडेटरी एक्सपेंसेस. ठीक है, मैंडेटरी ये हो, तुमको ये खर्चा करना ही पड़ेगा. अभी जैसे खाने पीने के लिए और रहने के लिए, जैसे कि बेसिक नीड्स. सो दीज आर द बेसिक नीड्स, यू हैव टू जस्ट स्पेंड दिस अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस थिंग्स. ओके, तो कितना हो गया? 60, 70, 80. तो 80 रुपीज आउट ऑफ दिस 100, दीज आर नॉट फ्रीली अवेलेबल टू यू. बाकी जो यहाँ पर 20 रुपया है, यू कैन यूज दिस 20 रुपीज फ्रीली. ओके, ये फ्रीली तुम कैसे आज मन हुआ मोमो खा लोगे, कुछ भी. ये जो 20 रुपीज है, दिस इज फ्रीली अवेलेबल टू यू. ओके, तो ये जो आउट ऑफ दिस 80 रुपया जो है, दिस 80 रुपी, दीज आर योर मैंडेटरी एक्सपेंसेस. तो ऐसे ही एक स्ट्रक्चर, ठीक है, मे बी एक स्ट्रक्चर है. तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड है. जैसे कि कुछ ये जो एक एक छोटा छोटा जो तुम्हारा एटम्स हैं, दे आर वाइब्रेटिंग विद देयर मीन पोजीशन. तो उनका जो वाइब्रेशनल एनर्जी एक है. ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गया. और उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा जो ये एटम और ये एटम के बीच में जो बॉन्डिंग हुआ है, दैट इज ऑल्सो बॉन्डिंग, ऑल्सो दैट इज सम काइंड ऑफ एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी. तो बहुत सारे एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड है. सो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, सो मेनी ऑफ एनर्जीज आर एसोसिएटेड. ठीक है, टोटल एनर्जी कितना है? जैसे कि तुम्हारे पास टोटल अमाउंट कितना है? 100 रुपीज. तो यहाँ पे टोटल एनर्जी है तुम्हारा ई. ठीक है, तो ये जो एनर्जी से कुछ हो गया तुम्हारा वाइब्रेशनल एनर्जी, लेट E1,
लेट समथिंग अनदर E2 एनर्जी हो गया और समथिंग E3 एनर्जी। तो इसका स्टेबिलिटी के लिए ये जो एनर्जी है, दीज एनर्जीज आर मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद E माइनस जो तुम्हारा E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3 हो गया यहाँ पर, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड योर फ्री एनर्जी। ओके, जैसे कि उसका नाम हुआ है फ्री एनर्जी, द एनर्जी व्हिच इज फ्रीली अवेलेबल इन ए सिस्टम, देन दैट इज कॉल्ड योर फ्री एनर्जी। और साइंटिस्ट थे तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी, इसीलिए गिब्स इसके लिए नाम हो गया गिब्स फ्री एनर्जी। और ये देखो, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी जीरो माइनस ऑफ आर टी लॉन के, ये तुम्हारा हो गया कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। आर टी, आर तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी तुम्हारा टेम्परेचर, एंड लॉन के दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, और लॉन ए दैट इज कॉल्ड योर एक्टिविटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर एक्टिविटी। तो इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, जो लिखता है डेल जी, थोड़ा समझने की कोशिश करो, डेल जी जीरो माइनस ऑफ आर टी लॉन के और लॉन ए इज कॉल्ड योर एक्टिविटी, ए को क्या बोलते हैं, दिस इज एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, ये है तुम्हारा G2 माइनस ऑफ G1, यही तो डेल मीन्स क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स। डेल जी इज इक्वल टू डेल जी जीरो, ये जो डेल जी जीरो है, दिस इज एक्सप्लेनिंग फॉर ए प्योर फेज। जब तुम्हारा फेज प्योर होगा, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। ओके, इसको स्टैंडर्ड नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू योर प्योर फेज। जो तुम्हारा प्योर फेज से, ओके, प्योर फेज से दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो तुम्हारा, दिस एनर्जी इज एट्रीब्यूटेड टू द इम्प्यूरिटीज, ठीक है। इम्प्यूरिटीज एक सिस्टम में अगर प्योर फेज है, अगर वो 100% प्योर है, देन उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा दैट इज योर डेल जी जीरो। ओके, और इफ योर सिस्टम इज नॉट फुल्ली प्योर, तो क्या होगा, तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, दीज आर इम्प्यूरिटी रिलेटेड एनर्जी वहां पे आ जाएगा, ठीक है, सम रैंडमनेस और समथिंग काइंड ऑफ एनर्जी आ जाएगा। तो हमारे पास जो सिस्टम है दैट इज नॉट फुल्ली प्योर फेज, तो इम्प्योर फेज के लिए ये वाला इक्वेशन हमारे पास है। तो ये बेसिकली क्या करता है, डेल जी जीरो, दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्योर फेज, एंड दिस आर टी लॉन ए, दिस अमाउंट, ओके, ये जो फ्रेज है, दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इम्प्यूरिटीज, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, डेल जी जीरो इज इक्वल टू डेल जी प्लस ऑफ आर टी लॉन ए, ठीक है, ये है ए तुम्हारा एक्टिविटी, तो ये है इसका सिग्निफिकेंस। और G इज इक्वल टू एच माइनस ऑफ टी एस, G इज इक्वल टू एच माइनस ऑफ टी एस, ये भी तुम्हारा थर्मोडायनामिक रिलेशन है। एंड डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा रिलेटेड टू टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन को ये दिखाता है। dp दिस इज प्रेशर, dt दैट इज टेम्परेचर, डेल एस दिस इज योर एंट्रोपी, एंड डेल वी दिस इज योर चेंज इन वॉल्यूम। ओके, और जब व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि ये जो तुम्हारा लॉन ए यहाँ पर दिया गया है, लॉन के और लॉन ए एक्टिविटी जो भी दिया गया है, तो ये जो अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, ये जो वर्ड है, दिस इज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी। तो ये जो इम्प्यूरिटी है ना, नाउ इससे रिलेटेड होके ये वाला फॉर्मूला आया है, लॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्साइड इन लिक्विड, दिस इज डेल एच एम बाई आर। ये जो तुम्हारा जो फॉर्मूला है, ये देखेंगे हम जब बाइनरी में देखेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे बनाता हूँ बाइग्राम, बाइनरी में हम देखेंगे डाइऑक्साइड एंड अनऑर्थाइड सिस्टम रहेगा हमारा, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा यूटेक्टिक पॉइंट है, ये यहाँ पर तुम्हारा यूटेक्टिक पॉइंट आएगा, बट इफ यू टेक प्योर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी रिलेटेड जो यहाँ पे चीज आ रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। इफ यू टेक प्योर डाइऑक्साइड, देन दैट विल क्रिस्टलाइज एट दिस टेम्परेचर, लेट दिस टेम्परेचर टू बी x डिग्री सेंटीग्रेड, दिस टू बी y डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।
If you are considering pure dioxide, then the crystallizing temperature will be this much. But if you are just adding some impurities or adding some anorthite to this dioxide, then some impurity is coming into picture. So the crystallization temperature, that is decreasing, 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 and decreasing, isn't it? That is also happening in case of anorthite. If you are taking the pure phase of this anorthite, then the crystallizing temperature is this much. But if you are adding some impurities, then everything is changing. Everything is changing. That means the crystallizing temperature is decreasing. And this depression of your crystallizing temperature is governed by one equation that is called your cryoscopic equation. Cryoscopic इक्वेशन। और ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है, ये तुम्हारा एक क्रायोस्कोपिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन है। तो कितना जो डिप्रेशन हो रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड और उसका अमाउंट, न्यूमेरिक वैल्यू कितना होगा, कितना डिप्रेस होगा तुम्हारा कर्व, दैट विल बी नोन फ्रॉम दिस क्रायोस्कोपिक इक्वेशन। ये लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज द क्रायोस्कोपिक इक्वेशन बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द फ्रीजिंग पॉइंट और द मेल्टिंग पॉइंट depression of the melting point of a substance brought about by its dissolution in solution. In a solution means that implies यहाँ पे प्योर फेज में कुछ मिक्स कर रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई ये तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए यू नीड टू फेजेस ना, दैट्स व्हाई अगर दो फेज को तुम एक साथ मिलाते हो, देन दैट विल क्रिएट ए डिप्रेशन इन योर मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और क्रिस्टलाइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, और बाकी जो ये है तुम्हारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा एंट्रोपी निकालते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी निकालते हैं, एंथैल्पी निकालते हैं। ठीक है, ये देखो डेल एस मिक्स जो है ये तुम्हारा एन आर एक्स आई लॉन एक्स आई, ये फॉर्मूला तुम्हारा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर कंसिडरिंग। ठीक है, अभी एक सिस्टम हम लेते हैं, लाइक ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारे पास ए बी सी तीन गैसेस हैं, थ्री गैसेस हैं। ठीक है, नाउ ए गैस, दिस इज ए इज वन गैस, बी इज वन गैस, थ्री इज ऑल्सो वन गैस। ठीक है, अभी ये तीन गैस जो है, इन लोगों का कुछ कुछ रैंडमनेस होगा, एंट्रोपी होगा। मे बी लेट ए इज, यहाँ पर तुम्हारा हीलियम है और एक हाइड्रोजन है और एक तुम्हारा कार्बन है। नाउ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन हीलियम एंड सी कार्बन का रैंडमनेस कम है। तो अभी इफ आई जस्ट वांट टू जस्ट मेजर द होल सम डेल एस मिक्स ऑफ द होल सिस्टम, ओके, ये जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम का फुल टोटल होलसम ऑफ रैंडमनेस और एंट्रोपी कितना है अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, देन आई विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल रैंडमनेस, दैट एंट्रोपी और एस, दिस इज योर एंट्रोपी कॉज्ड बाय हीलियम प्लस ऑफ एंट्रोपी कॉज्ड बाय योर हाइड्रोजन प्लस ऑफ एंट्रोपी कॉज्ड बाय योर कार्बन। ऐसे करके मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, देन ये जो कैलकुलेशन करेंगे उसका यही है तुम्हारा फॉर्मूला, डेल एस मिक्स इज इक्वल टू एन आर एक्स आई लॉन एक्स आई। इफ इट इज टू, मतलब दो गैस होगा, देन यहाँ पर x1 लॉन x1 होगा प्लस ऑफ x2 लॉन x2 होगा। ठीक है, अगर तीन गैसेस हैं x1 x2 एंड x3, यहाँ पे और एक पैरामीटर ऐड होगा। एंड ये जो तुम्हारा फ्री एनर्जी है, now this free energy how it is associated with EHPH और the Purovics diagram। ठीक है, प्यूरोविक्स डायग्राम के साथ कैसे एसोसिएटेड हो रहा है, बिकॉज वहां पे जब हम EHPH देखेंगे, दीज आर द रिएक्शंस रिलेटेड टू योर एक्वस सिस्टम। एक्वस सिस्टम में रिएक्शन कैसे होता है, अगर वहां पर देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल जब देखेंगे, नाउ ये इन दोनों का एक्सप्रेशन नियरली इक्वल टू सेम है, ओवरऑल सेम है। ठीक है, तो इसको, ये जो तुम्हारा गिव्स फ्री एनर्जी एंड इसका साथ कोरिलेशन ये किया गया है, एंड दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एक्वस केमिस्ट्री। ओके, सो ये हमारा रिकैप था। तो आज हम पढ़ेंगे विंटर बुक से थर्मोडायनामिक्स, जो हम पढ़ चुके हैं उसको देखेंगे। उसके बाद फेज कंपोनेंट, सिस्टम कंपोनेंट जो भी है उसके बारे में देखेंगे। सो ये देखो, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली तुम्हें देखना है इन द सेंस तुम्हें पढ़ना है। ये बुक दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है तुम्हें पढ़ना है।
ठीक है। एनर्जी बहुत टाइप के एनर्जी होते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन। पोटेंशियल एनर्जी इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ पोजिशन। ठीक है, पोजिशन मीन्स हाइट। यहाँ पर तुम देख सकते हो, दिस इज द मोस्ट स्टेबल, दिस इज मेटास्टेबल बिकॉज इट इज गेनिंग सम पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये जो है ना, इसके पास इट डजेंट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो है बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, मोशन इज जीरो, बट इट इज गेनिंग सम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट ए हायर लेवल। ओके, दिस जो तुम्हारा ग्रेविटी होता है ना, ग्रेविटी पुल है, that's why it is gaining some potential energy, that means potential energy is not is equal to zero। ये देखो पूरा अनस्टेबल है क्योंकि it is gaining both kinetic energy as well as potential energy because it is falling, that means it is in motion and it is present at a height h, that's why it is gaining also potential energy। ठीक है, तो ये ऐसे बेसिस में तुम्हारा एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी। हर एक चीज, ठीक है, whatever is present on the surface of earth they are experiencing some amount of thermal energy। all of you know that 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है दिस इज 273 डिग्री केल्विन। एंड हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री केल्विन विच इज माइनस ऑफ 273 डिग्री सेंटीग्रेड, इजंट इट। जब ये 0 डिग्री केल्विन होता है, दिस टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी योर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एंड एट दिस टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन में जो तुम्हारा ये थर्मल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी है वो पूरा सीज हो जाता है, मतलब वो एनर्जी पूरा जो मोशन होता है मोशन सीजेस, मोशन सीज कर जाता है, मतलब कोई कुछ भी मोशन नहीं होता है। बट फॉर द मोशन टू कंप्लीटली सीज वी नीड दिस 0 डिग्री केल्विन विच इज माइनस ऑफ 273 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि नेचर में नहीं होता है। ठीक है, जब सेंटीग्रेड कैलकुलेटर सॉरी थर्मोमीटर में तुम यूज करते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे नीचे, सो व्हाट एवर द बॉडी आर प्रेजेंट दे आर मेंटेन्ड above the absolute zero temperature, so each and every body is supposed to possess some thermal energy। ठीक है, तो यही है बेसिकली तुम्हारा एनर्जी, इसके बारे में पढ़ लेना है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो तुम्हारा एक पोजीशन होता है स्टेबिलिटी पोजीशन, ओके, जब हम एक स्ट्रक्चर को स्टेबल बोलते हैं, स्टेबल कब बोलते हैं जब उसका जो फ्री एनर्जी, जब उसका एनर्जी सबसे लोएस्ट एनर्जी होता है, देन दैट पोजीशन लोएस्ट एनर्जी, दैट पोजीशन और एट दैट कंडीशन विल कॉल इट टू बी ए स्टेबल फॉर्म। ठीक है, स्टेबल फॉर्म के लिए तुम्हारा एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी ये तुम्हारा G इज इक्वल टू एच माइनस ऑफ टी एस, ये हम लास्ट क्लास में किए थे। H है तुम्हारा एंथैल्पी, T है तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, S है तुम्हारा एंट्रोपी। तो यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी जो है G इज इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी, H इज योर एंथैल्पी, T is your temperature in Kelvin, and S is your entropy, that is the randomness of that system। So in this case free energy is represented with the help of the parameter related, these are called thermodynamic parameter। इसको क्या बोलते हैं thermodynamic parameter। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, दीज आर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। एंड हाउ जी इज रिलेटेड टू दिस टू थिंग्स, ये है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और बाकी जो एक फॉर्मूला दिए थे डेल जी इज इक्वल टू डेल जी जीरो माइनस ऑफ आर टी लॉन के, ये भी एक फॉर्मूला है डेल जी का। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, स्टेबल फॉर्म्स ऑफ ए केमिकल सिस्टम आर दोज with the minimum possible gives free energy for the given condition। That implies when your del G will be minimum, then that is the position when you will just tell the system to be stable। ठीक है, तो gives free energy for a phase। अभी एक फेज के लिए गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगा डायरेक्ट देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए फेज विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। लास्ट क्लास में क्या देखे थे, लास्ट फॉर्मूला में G
इज इक्वल टू H माइनस ऑफ TS, ये एक फॉर्मूला था। एंड इफ वी आर कंसिडरिंग द गिव्स फ्री एनर्जी, ओके, द चेंज ऑफ योर गिव्स फ्री एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन वहां पे देखो ये dg इज इक्वल टू VdP माइनस ऑफ SdT, ठीक है। dg और डेल्टा G इज इक्वल टू VdP माइनस ऑफ SdT, इसको भी तुम याद रख लो, ठीक है। ये V है तुम्हारा वॉल्यूम, S है तुम्हारा एंट्रोपी। ये कैसे डिराइव हुआ इसको भी हम बताएंगे, ओके। ऑलवेज यहां पर देखो dg इज इक्वल टू VdP माइनस ऑफ SdT जो तुम्हारा दिया गया है। नाउ दिस वॉल्यूम एंड एंट्रोपी, ये दोनों तुम्हारे टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे तुम्हारा एंथैल्पी था, ये तुम्हारा एंट्रोपी है, ठीक है। नाउ एक गैस है, ठीक है। अभी एक गैस को इफ यू आर कंप्रेसिंग, प्रेशर अगर उसका बढ़ा रहे हो, ठीक है। अभी एक सिस्टम है, नाउ इसका तुम प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों तुम अभी अप एंड डाउन करोगे, एंड यू विल सी दैट व्हाट इज द पैरामीटर और व्हाट इज द वेरिएबल दैट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर। अभी तुम अगर प्रेशर अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो इसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। So this change in pressure is associated with one parameter that is called your volume. And if you increase the temperature, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, उसके बीच में जो गैसेस होंगे, द गैस विल गेट सम काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारा रैंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस टेम्परेचर, by increasing this temperature you are just changing the parameter that is called your entropy, okay. So this is basically for a phase, okay, for a phase if you consider, if you change the temperature and pressure condition, then this volume and entropy, these parameters are also getting changed. So this is one expression of your free energy in terms of volume and entropy, or you can just simply say that this is temperature and pressure, ठीक है। और ये जो तुम्हारा VdP इज इक्वल टू SdT है, यहां से तुम्हारा आ जाता है क्लापेरॉन इक्वेशन। अभी मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी यहां पर मैं एक कंडीशन लेता हूं, एट इक्विलिब्रियम जो तुम्हारा डेल G जो है दैट विल बी 0। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, तुम्हारा डेल G तुम्हारा 0 हो जाता है, तो तुम्हारा VdP इज इक्वल टू SdT हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे dp बाई डी टी इज इक्वल टू एस बाई वी, और चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन वॉल्यूम, सो dp बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी, ठीक है। तो यहां से और एक कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, dp बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी, सो dp बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी। ये एक तुम्हारा फेज के लिए है, ठीक है। पर रिएक्शन के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड योर क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लैपेरॉन इक्वेशन। एंड यहां से क्वेश्चन आता है, जितना भी तुम्हारा थर्मोडायनामिक रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला से आ जाएगा। और एक फॉर्मूला है, क्या है वो, जो तुम्हारा डेल जी इज इक्वल टू डेल जी जीरो माइनस ऑफ आर टी, सॉरी 2.303 आर टी लॉन के, दिस इज 2.303 RT लॉन के। यहां से तुम्हारा ये इतना ही, 1 2 3 4, यही चार फॉर्मूला है, यही चार फॉर्मूला से ही तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ ऐसा है नहीं फॉर ए रिएक्शन। अभी देखो यहाँ पे चेंज इन योर डेल जी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। चेंज इन डेल जी, यहां पर देखो चेंज इन योर डेल जी विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये वाला देखो। अभी क्या होगा कि डेल जी ये तुम्हारा क्या है, फ्री एनर्जी, क्या है ये, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और ये जो टी है दिस इज योर टेम्परेचर। अभी तुम्हारे पास एक सिस्टम है, ठीक है ना, इसका जो फ्री एनर्जी अवेलेबल है दैट इज योर डेल्टा जी। Okay, let's consider del G is the free energy associated with this temperature, with this system। तो इसके अंदर एक गैस है,
Now, if you see the change in del G with respect to temperature when your pressure is fixed, ये P नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेशर इज फिक्स्ड, ठीक है। अभी एक सिस्टम का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, अभी एक सिस्टम का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो और सिर्फ ये जो डेल जी है, जी विथ रेस्पेक्ट टू डेल जी बाई डेल टी जो है टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देन दो पैरामीटर विच इज गेटिंग अफेक्टेड दैट इज योर एंट्रोपी एस, इजंट इट। ये है तुम्हारा एक्सप्रेशन डी जी बाई डी टी व्हेन योर प्रेशर इज फिक्स्ड, दैट इज योर एस, एंट्रोपी। और यहाँ पर व्हेन यू आर जस्ट कंसिडरिंग टेम्परेचर टू बी फिक्स्ड और वेरिएशन ऑफ डेल जी बाई डेल पी, प्रेशर अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो या फिर डिक्रीज कर रहे हो, देन द पैरामीटर विच इज गेटिंग अफेक्टेड दैट इज योर वॉल्यूम। और ये जो केस है टेम्परेचर जो फिक्स्ड है इसको बोलते हैं आइसोथर्मल, ठीक है। जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है इसको बोलते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक कंडीशन, बार मीन्स प्रेशर, ओके। सो यहाँ पर इतना ही चीज दिया गया है। बाकी ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी मैं समझाऊंगा, सब लोग ध्यान से समझो, ठीक है। क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है यही वाला कॉन्सेप्ट हम बाइनरी फाइनरी में भी यूज करेंगे। नाउ यहाँ पर देखो, एक हमारा कंक्लूजन क्या रहा, जहां तुम्हारा डेल जी मिनिमम रहेगा देन दैट विल बी स्टेबल, इजंट इट। ये दिमाग में हमेशा रहना जरूरी है, ठीक है। सब सुन रहे हो ना? देखो, जब हमारा डेल जी मिनिमम रहेगा, जो फ्री एनर्जी मिनिमम रहता है, देन तुम्हारा जो फेज है वो फेज तुम्हारा स्टेबल रहेगा, ठीक है। जब तुम्हारा डेल जी और ये जो तुम्हारा गिव्स फ्री एनर्जी मिनिमम होता है, देन दैट इज द स्टेबल, वो वाला फेज स्टेबल होगा। एंड ये दो तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल कर्व है जो तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ योर सॉलिड and stability of your liquid. Stability in the sense, this is basically the gives free energy associated with solid and this is the gives free energy associated with liquid, ठीक है। ये तुम्हारा gives free energy associated with liquid and ये तुम्हारा solid है। तो अभी हम देख सकते हैं कि इन दिस केस, ये वाला ए पॉइंट में, ठीक है, या फिर इस वाले पॉइंट में, इस पॉइंट में तुम देखो डेल जी किसका कम है, डेल जी अभी इसका कम है, किसका है, सॉलिड का, है कि नहीं। डेल जी अभी किसका कम है, सॉलिड का, और डेल जी ज्यादा है किसका, लिक्विड का, है कि नहीं। सो अभी इफ वी कंसिडर at this temperature which phase is stable, whether it will be solid or whether it will be liquid, ये जो टेम्परेचर में कौन सा हमारा जो फेज है वो स्टेबल रहेगा, दिस इज द सॉलिड फेज, इजंट इट, है कि नहीं। अभी धीरे धीरे आगे जाएंगे तो यहां पर भी सॉलिड है, यहां पर भी सॉलिड है, यहां पर भी सॉलिड है। उसके बाद ये जो क्रॉसओवर पॉइंट है, आफ्टर दिस क्रॉसओवर पॉइंट यू विल सी दैट द स्टेबिलिटी ऑफ योर लिक्विड, ये देखो डेल जी मिनिमम हो रहा है लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए नहीं हो रहा है। इस पॉइंट में डेल जी इज मिनिमम फॉर द लिक्विड, यहाँ पर उसका कोरेस्पॉन्डिंग सॉलिड जो है, उसका सॉलिड जो है इसका डेल जी ज्यादा है। सो एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, और ये जो क्रॉसओवर पॉइंट है, ये क्रॉसओवर पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पार होने के बाद तुम्हारा लिक्विड फेज स्टेबल होता है एज कंपेयर टू योर सॉलिड फेज। समझ में आ गया what I wanted to just tell you? Everyone got the point? समझ में आया कि नहीं ये बताओ, और इसका इम्प्लीकेशन अभी हम देखेंगे, ठीक है। किसको डाउट है, जिसको डाउट है तुम पूछ सकते हो, अगर डाउट है फिर भी नहीं पूछ रहे हो देन ऑल द बेस्ट फॉर 2027 गेट। यहां से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होके नहीं जाओगे देन दैट इज ऑफ टू यू, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई वर्ड्स। हाँ, यहां पर देखो, व्हेन योर टेम्परेचर इज लो योर डेल जी सॉलिड इज स्टेबल, सॉलिड अभी स्टेबल है।
नाउ आफ्टर ए पर्टिकुलर पॉइंट, आफ्टर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तुम्हारा लिक्विड ज्यादा स्टेबल रहता है, लिक्विड तुम्हारा ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, यही वाला मेरा पॉइंट है। when your temperature is less, then solid phase is stable because the free energy associated with this solid is less than the free energy associated with the corresponding liquid। ठीक है, यहाँ का जो डेल जी लिक्विड है, दिस इज ग्रेटर देन द डेल जी ऑफ योर सॉलिड। सो और हमें पता है डेल जी जहां पर मिनिमम होता है देन दैट फेज इज स्टेबल। ठीक है, तो इस केस में ये जो लेफ्ट साइड बाउंड्री में तुम्हारा सॉलिड फेज इज स्टेबल, एंड राइट केस में राइट साइड में तुम्हारा लिक्विड फेज इज स्टेबल। ठीक है, लिक्विड इज मोर स्टेबल देन द सॉलिड, एंड ये जो तुम्हारा क्रॉसओवर पॉइंट है इसको बोलते हैं TEQ, मींस दिस इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही वाला चीज हम देखेंगे बाइनरी में, देखेंगे बाइनरी यूटेक्टिक में देखेंगे, पेरीटेक्टिक में भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बोलने का बात यह है कि व्हेन वी आर जस्ट कंसिडरिंग, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट तुम्हारा एग्जांपल लेता हूं जो हम बाइनरी एंड जो भी हम सिस्टम में यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो हर एक चीज को इफ यू जस्ट वांट, ये एक तुम्हारा सिस्टम है, सिस्टम में, ठीक है, डाइऑक्साइड एनोथाइड, अभी तुम्हारे पास एक सॉलिड है। नाउ वी आर कंसिडरिंग द मेल्टिंग केस। ठीक है, मेल्टिंग केस, मेल्टिंग केस में क्या होता है, जो तुम्हारा टेम्परेचर होता है, दिस टेम्परेचर दिस राइजेस। ओके, ये तुम्हारा लो टेम्परेचर है, ये तुम्हारा हाई टेम्परेचर है। ठीक है, नाउ ये जो तुम्हारा लो टेम्परेचर में कौन सा फेज स्टेबल रहेगा, दैट विल बी सॉलिड, क्योंकि तुम्हारे पास एक सॉलिड है। लो टेम्परेचर में ये देखो सॉलिड तुम्हारा स्टेबल है, इसीलिए सॉलिड है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द डेल जी और द फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विथ दिस सॉलिड इज लेस एज कंपेयर टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लिक्विड काउंटर पार्ट। अभी टेम्परेचर तुम क्या किए, धीरे धीरे टेम्परेचर तुम इंक्रीज किए। नाउ दिस रॉक इट विल स्टार्ट टू मेल्ट, धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट होगा। कहां पर स्टार्ट करना, मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, ये जो TEQ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में धीरे धीरे ये मेल्ट करना स्टार्ट होगा। नाउ ये जो मेल्टिंग जो प्रोसेस है इट विल टेक सम टाइम। ओके, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज यहाँ पे सॉलिड वाला क्या हो रहा है कि इट इज चेंजिंग इट्स फेज टू लिक्विड। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये वाला केस, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्या होता है, सारा का सारा लिक्विड बन जाता है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गेट द सॉलिड रॉक आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ योर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके बाद हमें लिक्विड क्यों मिलता है, क्योंकि क्योंकि यहां पर जो तुम्हारा फ्री एनर्जी एसोसिएटेड with the liquid is less than the free energy associated with your solid. That's why ऊपर में तुम्हारा लिक्विड फेज, नीचे में तुम्हारा सॉलिड, ये तुम्हारा स्टेबल होता है। ठीक है, सबको समझ में आया इसका इंप्लीकेशंस? यहां पर रिलेटेड टू स्टेबिलिटी है। ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल यूटेक्टिक के लिए मैं बताया, और पेरीटेक्टिक में जब देखेंगे फोस्टेराइड सिलिका में, फोस्टेराइड सिलिका में तुम्हारा जो एंस्टाटाइट बीच में आ जाएगा। ठीक है, वहां पे डेल जी का अगर हम देखेंगे, ये होगा तुम्हारा फोस्टेराइड के लिए, ये तुम्हारा यहाँ पर यहाँ तुम्हारा फोस्टेराइड स्टेबल होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ तुम्हारा एंस्टाटाइट स्टेबल होगा, देन तुम्हारा नीचे आ जाएगा तुम्हारा सिलिका। ठीक है, अभी फोस्टेराइड का जो तुम्हारा कर्व होगा वो ऐसे होगा, देन ये वाला ऐसे होगा। ये किसका है, ये हो गया तुम्हारा फोस्टेराइड का, ये हो जाएगा तुम्हारा इंस्टाटाइट का, ये हो जाएगा तुम्हारा SiO2 का, सिलिका का। जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो देन क्या होता है, ये देखो तुम्हारा फोस्टेराइट अभी स्टेबल है, फोस्टेराइट अभी भी स्टेबल है, और ये जो तुम्हारा पॉइंट आएगा जहां पर तुम्हारा फोस्टेराइट एंड इंस्टाटाइट, फोस्टेराइट सब मेल्ट होके इंस्टाटाइट जब बनेंगे, ठीक है, तो इसके बाद अगर तुम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये क्या होता है कि ये देखो फोस्टेराइट अभी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसका ये साइड तुम्हारा डेल जी है, डेल जी क्या है, इसका ज्यादा है, इसका तो और भी ज्यादा है। नाउ डेल जी सबसे कम इसका है, और ये किसका कर्व है, ये एंस्टाटाइट का कर्व है। सो यहाँ पे एंस्टाटाइट अभी तुम्हारा स्टेबल रहेगा।
देन इंस्टाटाइट के बाद फर्दर इफ यू जस्ट इंक्रीज द टेम्परेचर, देन डेल जी सबसे कम होता है तुम्हारा सिलिका का, देन तुम्हारा सिलिका वहां पे स्टेबल रहेगा। तो ये जो तुम्हारा डेल जी एंड तुम्हारा टेम्परेचर रिलेटेड जो तुम्हारा डायग्राम है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तुम्हारा डेल जी मिनिमम होगा, द मिनिमम free energy associated with one particular phase is considered to be stable, okay, as compared to its other counterparts। ठीक है, उसका एक लिक्विड काउंटर पार्ट होगा, लेकिन वो तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको पेरिटेक्टिक में भी हम बताएंगे। ठीक है, ये वाला सबको समझ में आ गया, हाउ दिस डेल जी इज चेंजिंग, हो गया कि नहीं? हाँ, ये तुम्हारा डेल जी टेम्परेचर के साथ था और डेल जी प्रेशर के साथ देखो, डेल जी तुम्हारा प्रेशर के साथ देखो। ठीक है, लो प्रेशर में क्या रहता है? लो प्रेशर में लिक्विड बनेगा। व्हेन दिस प्रेशर इंक्रीजेस देन वो सॉलिड बन जाएगा, है कि नहीं? जब तुम प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो क्या हो जाता है, जैसे कि तुम अभी एक हमारा सिलेंडर में जो गैस भरते हैं, सिलेंडर में जो तुम्हारा गैस भरते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में जो तुम्हारा सिलेंडर के अंदर जो गैस रहता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हमेशा याद रखना, जो हमारा सिलेंडर के अंदर जो गैस रहता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी दिस इज प्रेशराइज्ड गैस। पीजी का मतलब प्रेशराइज्ड गैस। अभी तुम एक गैस को अगर बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दोगे, देन वो क्या होगा, लिक्विड होगा। देन लिक्विड को फर्दर कंप्रेस कर दोगे, देन सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि गैसेस में तुम्हारा जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, व्हेन यू जस्ट कंप्रेस देम, देन उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, देन सब पास 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 आ जाते हैं, बॉन्डिंग भी थोड़ा धीरे 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 स्ट्रॉन्ग बन जाता है, देन उनका फेज चेंज होता है। फेज चेंज जो हमारा गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड जो है, और सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जो है, यहाँ पर देखो, फॉर ये सिलेंडर का एग्जांपल लो, व्हेन दिस प्रेशर इज लो देन गैस फेज इज सपोज टू बी स्टेबल, बट प्रेशर जब इंक्रीज कर देते हो देन तुम्हारा लिक्विड स्टेबिलिटी आ जाता है, एंड फर्दर इंक्रीज करोगे देन सॉलिड स्टेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, दिस द चेंज इन जी, ओके, द चेंज इन जी विथ रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये देखो तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, दिस इज रिलेटेड टू योर टेम्परेचर, दिस इज रिलेटेड टू योर प्रेशर। सो आई थिंक नो डाउट विल बी हियर। अभी किसी का कुछ डाउट है? किसी का कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। देखो, डेल जी फॉर ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0। जब तुम एक रिएक्शन लिखते हो, ठीक है, वेन एवर यू आर जस्ट राइटिंग ऑन रिएक्शन, तो रिएक्शन कैसे लिखते हो? उसका एक रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। नाउ इफ आई जस्ट राइट डाउन ए प्लस ऑफ बी इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ डी, then this is considered to be the reactant and this is actually the product। अभी मैं बोलूंगा कि ये जो रिएक्शन हुआ इसमें तुम्हारा जो एनर्जी, लेट एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी मुझे काउंट करना है। क्या करना है? दिस डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन एंथैल्पी मुझे काउंट करना है। तो कैसे करते हो? दिस इज सिंपल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट और डेल एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस ऑफ डेल एच ऑफ द रिएक्टेंट। यही करते हो ना? जब तुम्हें चेंज इन समथिंग निकालने के लिए बोलते हैं देन प्रोडक्ट माइनस ऑफ रिएक्टेंट होता है, isn't it? प्रोडक्ट माइनस ऑफ रिएक्टेंट होता है। बट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? जो तुम्हारा द एसोसिएटेड पैरामीटर इन प्रोडक्ट इज सिमिलर टू द एसोसिएटेड पैरामीटर ऑफ द रिएक्टेंट। अभी देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि ये तुम्हारा एक सॉलिड लिक्विड का, ये सॉलिड एंड लिक्विड का ये तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पर जी जो वैल्यू है, जी फॉर द सॉलिड, जी फॉर द लिक्विड, दोनों जी सेम हो जाएंगे इस पॉइंट में, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये पर्टिकुलर पॉइंट में जी ऑफ लेट दिस टू बी लिक्विड, दिस बी सॉलिड, ठीक है। अभी जी ऑफ दिस सॉलिड कितना है? इतना है। जी लिक्विड कितना है? उतना है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डेल जी और चेंज इन जी,
देन वो क्या होगा, 0 ही होगा ना, है कि नहीं। इसका जी वैल्यू फॉर द सॉलिड इज लेट दिस इज 5 और g for the liquid that is also 5. So if I just calculate delta g, then this is product minus of reactant. प्रोडक्ट का कितना है 5, रिएक्टेंट का कितना है 5 और लिक्विड का 5, सॉलिड का भी 5, तो डेल जी जो है वो 0 हो जा रहा है। सो हमारा जो फ्री एनर्जी रहेगा, चेंज इन फ्री एनर्जी इज 0 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, यहां पर यही वाला चीज लिखा गया है, del g for a reaction at equilibrium is 0। ठीक है, डेल जी और दिस इज द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अभी ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा देन इट विल नॉट बी 0, तो ये 0 नहीं होगा, बट एट इक्विलिब्रियम ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये वाला जो फॉर्मूला है ली चैटलियस प्रिंसिपल, सॉरी ली चैटलियस नहीं, हमारा जो क्लैपेरॉन इक्वेशन यहीं से डिराइव होगा। डी डेल जी एट इक्विलिब्रियम, अगर हम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर लेंगे देन दिस वैल्यू विल बी 0। अगर ये अगर 0 हो गया देन डेल्टा भी डी पी विल बी डेल्टा एस डी टी, है कि नहीं। देन उसको हम डी पी बाई डी टी अगर कर लेते हैं, दिस इज योर डेल एस बाई डेल वी। दिस इज नथिंग बट द क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये नीचे अगर आ जाएंगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक फेज, ये देखो क्लैपेरॉन इक्वेशन डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी, दिस इज कॉल्ड योर क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, अभी इसको याद रखने के लिए एक मुंडा मेथड भी हम बता रहे हैं। देखो तुम्हारा एक सिस्टम के पास जो पैरामीटर है क्या है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है। ठीक है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी। देन अभी तुम इसको सजाते जाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी जो भी है, एम एन ओ पी आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस आएगा, देन टी आएगा, टी यू भी आएगा, बीच में इज इक्वल टू लिख दो, ये तुम्हारा डीपी डी टी कर दो, ये डेल एस डेल भी कर दो, ऐसे करके कंफ्यूज भी नहीं होगे। जो तुम्हारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ रहा है ऐसे सजा दो, हो गया dp बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो dp बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी क्लैपेरॉन इक्वेशन तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, बट इफ यू गेट सम कंफ्यूजन देन ये वाला मुंडा मेथड भी याद रख लो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फेज रूल, सॉरी फेज रूल नहीं, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के बाद आता है तुम्हारा फेज रूल विच इज वन कंपोनेंट एंड टू कंपोनेंट सिस्टम। अभी टू कंपोनेंट को ही हम देखेंगे, टू कंपोनेंट को हम बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, बाइनरी बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो भी दिया गया है ये सब तुम पढ़ लेना है, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे गिब्स फेज रूल में। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम एंड द फेज रूल। एप्लीकेशन ऑफ द फेज रूल, P प्लस ऑफ F इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 2। ठीक है, अभी तक किसी का कहीं पर अगर कुछ डाउट है देन तुम मुझे पूछ सकते हो, जल्दी पूछो। ठीक है, गिब्स फेज रूल यहाँ पर हम लिखेंगे। बताओ किसी का अगर कहीं पर कुछ डाउट है देन तुम पूछ सकते हो। यहाँ पर लिख लेते हैं P प्लस ऑफ F इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 2, इसको बोलते हैं गिब्स फेज रूल। तो P क्या है, F क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के बाद हम डायरेक्ट वहां पर जाएंगे P प्लस ऑफ F, सॉरी फेज रूल में जाएंगे। तो अभी तक किसी का कहीं पर डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी का डाउट है? किसी का डाउट है क्या? बोलो बोलो, किसी का अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि यही टाइम है जहां तुम कवर अप करोगे सारा का सारा चीज। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट, आई विश कि किसी का डाउट नहीं होगा। ये तुम्हारा P प्लस ऑफ F इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 2 जो है, ये है तुम्हारा फेज। P रिप्रेजेंट्स फेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसको नोट डाउन करना है। एंड F इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड ये जो C है दिस इज कॉल्ड योर कंपोनेंट। ठीक है,
इसको बोलते हैं कंपोनेंट, ये है तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये है फेज। ये जो टू है, दीज टू आर number of variables which are considered to be temperature and pressure basically. These are your variables. Okay. P plus of F is equal to C plus of 2, where P is your phase, F is your degree of freedom, C is the component, and this 2 that represents the temperature and pressure. These are two variables. हर एक सिस्टम में है, और हम जब सिस्टम, वी आर जियोलॉजिस्ट, हम जब सिस्टम बोलेंगे इसका मतलब इन दिस केस हमेशा मैग्मा चैम्बर और मैग्मा को कंसीडर करना है। ठीक है, तो अभी क्रिस्टलाइजेशन, व्हेन वी आर कंसीडरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ योर मैग्मा, ओके, दिस बाउंस रिएक्शन सीरीज डायरेक्ट फॉलो अप करता है, देन हाउ at any instantaneous point how we are able to use this phase rule. ठीक है, वहां पे हम प्रेशर फेज कैसे डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिफाइन करते हैं, कंपोनेंट कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब हमको मतलब हाउ विल बी एबल टू जस्ट यूटिलाइज दीज थिंग्स इन दैट ऑल्सो। ठीक है, मैग्मा चैम्बर ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड ये जो फेज रूल है इट इज ट्राइंग, ओके, ये जो बहुत ही ज्यादा भास्ट चीज है, इस भास्ट चीज को हम बहुत ही ज्यादा स्क्वीज करके, मिनिमाइज करके, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्मा, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स। ठीक है, और फेज रूल का काम ही यही है इन केस ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी जो भी है। ये पेट्रोलॉजी में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम कैसे सिंप्लीफाई करके हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से उसको स्टडी कर पाते हैं। ओके, तो ये इसका मोटो है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के बारे में आएंगे, पहले फेज देख लेते हैं। फेज क्या होता है, जैसे कि तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तुम्हारा फेजेस हैं। दीज आर फेज मींस द स्टेट, ओके, स्टेट ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। सो ये वाला फेज एंड हमारा जो जियोलॉजी वाला फेज डिफरेंट है। तो जियोलॉजी में फेज को कैसे डिफाइन करते हैं, फेज लिखो, these phases are distinct physical property, okay, distinct physical property, and they will have some certain chemical composition. क्या बोलते हैं इसको, distinct physical property, distinct physical properties और फिजिकल बाउंड्री, और इसको हम बोलते हैं फिजिकल बाउंड्री एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन उसका होना चाहिए। ओके, केमिकल कंपोजिशन इसका होना चाहिए। एंड व्हेन वी आर कंसिडरिंग ए लिक्विड एंड ए सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है, लिक्विड आर मिसिबल एंड सॉलिड आर इमिसिबल। इसका मतलब समझो, लिक्विड आर मिसिबल एंड सॉलिड आर इमिसिबल। इसका मतलब है अगर तुम एक दो चार सॉलिड को लेके पूरा मेल्ट कर दे रहे हो, पूरा मेल्ट, एवरीथिंग इज मेल्टेड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा ए सॉलिड है, ये तुम्हारा बी सॉलिड है, ये तुम्हारा सी सॉलिड है। नाउ यू आर टेकिंग थ्री सॉलिड्स एंड यू आर मेल्टिंग देम टू होल लिक्विड, पूरा लिक्विड हो रहा है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल वहां पर नहीं है। देन यू विल नॉट बी एबल टू, you will not be able to draw a distinct physical boundary between these three, बिकॉज ये तीनों अभी लिक्विड स्टेट में चले गए। तो ये लिक्विड में इन तीनों को डिस्टिंग्विश और इन तीनों के बीच में एक तुम फिजिकल बाउंड्री डिटरमिन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दैट्स वाई बोलते हैं लिक्विड आर मिसिबल। फेज रूल में भी हम देखेंगे जब, ओके, दीज आर योर सॉलिडस एंड लिक्विडस जो भी है, यहाँ पर अगर एक तुम्हारा कॉम्पोजिशन रहता है तो यहाँ पे तुम फेज, यहाँ पर फेज सिर्फ वन ही लेते हो, बिकॉज एवरीथिंग present above the solidus is liquid and always remember liquids are miscible। तो वहां पे तुम एक पर्टिकुलर जो तुम्हारा कंपोनेंट है ए बी या फिर सी, उसको तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई और फिजिकली यू कैन नॉट बी एबल टू ड्रॉ ए बाउंड्री फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग दोज टू। ठीक है, और सॉलिड में लेकिन मिसिबल, सॉलिड इमिसिबल है।
इमिसिबल मतलब तुम सेपरेट कर सकते हो। अभी मैं अगर तुमको एक रॉक दे दूंगा, इसमें लेट इट ग्रानाइट, ठीक है, इसमें क्वार्ज भी है, फेल्डस्पार भी है, तो केमिकल कंपोजिशन लेके तुम डिफाइन कर सकते हो कि सर ये फेल्डस्पार है और ये जो है ये क्वार्ज है। और फिजिकली भी तुम देख सकते हो, जब तुम देखते हो एक ग्रेनाइट को बोल देते हो कि नहीं सर ये तो क्वार्ज ग्रेन है, इसके साइड में ये सर फेल्डस्पार है, और इसके साइड में ये क्वार्ज ग्रेन है, ये क्वार्ज ग्रेन है, ये क्वार्ज ग्रेन है। तो हाउ यू आर जस्ट डिफाइनिंग, क्योंकि यू आर एबल टू ड्रॉ ए फिजिकल बाउंड्री बिटवीन दिस टू फेजेस, ठीक है। और ये भी हम देखेंगे जब तुम्हारा आफ्टर यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे जब आ जाता है तो एक सॉलिड बन जाता है, और ये जो सॉलिड है यहाँ पर तुम फेज 2 लेते हो, 1 नहीं लेते हो, बिकॉज यहाँ पर एक कंपोनेंट ए होगा, बी होगा, एंड दिस ए एंड बी are immiscible, or you are able to distinguish these two parameters in this one solid। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर तुम फेज 2 लेते हो, लेकिन इफ इट इज प्रेजेंट अबव दिस सॉलिडस, देन यहाँ पर तुम फेज 1 लेते हो, क्योंकि लिक्विड आर मिसिबल एंड सॉलिड आर इमिसिबल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फेज। उसके बाद आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जैसे कि अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर तुम हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, कहीं पर बीएससी या फिर एमएससी हॉस्टल में जो रहते हैं, या फिर इवन कोई कोई लोगों के घर में भी होता है, रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि 7:30 बजे भैया आना है, या फिर 8:30 को आना है, या फिर 11 बजे से लेट तुम बाहर नहीं रह सकते, ठीक है। अभी घर में हो 7:30 बजे आना पड़ेगा। अगर तुम बाहर तुम मेस लेके रह रहे हो, या फिर तुम इंडिविजुअल फ्लैट लेके रहते हो, देन ये तुम्हारा वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू आर फ्री। तो ये एक तुम गेन कर रहे हो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द सेंस तुम कुछ करने के लिए फ्री हो, that is called your degree of freedom। And always remember, when we will consider this temperature pressure or tx diagram, temperature composition diagram, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा चाहिए टू मूव इन दैट डायग्राम, ठीक है। ये अगर तुम्हारा ये कॉम्पोजिशन एंड ये टेम्परेचर कॉम्पोजिशन अगर ये डायग्राम है, इसको सूडो सेक्शन बोलते हैं, तो इसमें इफ यू वांट टू मूव ए पर्टिकुलर पॉइंट, अभी यहां से यहां जाना चाहते हो, यहां जाना चाहते हो, कहीं पर भी इफ यू वांट टू मूव इन दिस टी एक्स स्पेस, देन यू नीड सम डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा इन द सेंस एफ जहां तुम्हारा 0 हो जाएगा, इसको बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट जहां पर तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, उसको बोलेंगे यूनिवेरिएंट लाइन। यूनिवेरिएंट लाइन और कर्व जहां तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, इसको बोलते हैं यूनिवेरिएंट, ये तुम्हारा बाईवेरिएंट, ये एक तुम्हारा रीजियन बन जाएगा। क्योंकि अभी यहां पर देखो, इफ मैं मूव करने का लाइक आई डू नॉट हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम टू मूव, मैं यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं एक इनवेरिएंट पॉइंट हूँ। तो अभी जैसे कि ये एक पॉइंट हो गया, नाउ दिस पॉइंट इज नॉट अलाउड टू मूव इन दिस टी एक्स डायग्राम, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एफ इज इक्वल टू 0, इनवेरिएंट पॉइंट। ये एक पॉइंट होगा। अभी एफ इज इक्वल टू 1 है, तो तुम कैसे मूव कर सकते हो, आइदर तुम ऐसे मूव कर सकते हो और ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ गेन करके, आइदर एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, कोई भी एक डायरेक्शन में तुम जा सकते हो व्हेन यू आर गेनिंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मैं बोलूंगा कि नहीं सर मेरा जो कंपोजिशन है यहाँ से होके सर यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ पहुंच रहा है, तो मैं बोलूंगा ये तुम्हारा एक कर्व है, और ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे यूनिवेरिएंट लाइन, ठीक है। और बाई वेरिएंट फील्ड, बाई वेरिएंट हमेशा फील्ड होता है जहां पर तुम दो डायरेक्शन में, यहाँ पर भी दो डायरेक्शन में तुम मूव कर सकते हो, बोथ टेम्परेचर भी तुम्हारा चेंज होगा, बोथ कॉम्पोजिशन भी जो तुम्हारा चेंज होगा, देन वहां पे तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, जो कि तुम्हारा एक बाई वेरिएंट रीजन बनाता है, एक रीजन, ये एक रीजन मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं एक रीजन नहीं बना सकता, जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, आई कैन नॉट मेक इट एज रीजन, बिकॉज तुम यहीं पर ही आओगे, जाओगे तो यहीं पर ही जाओगे। ये बोलेगा नहीं सर मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ नहीं जा पाओगे, बिकॉज यू आर यूनिवेरिएंट, एक ही लाइन पे तुम्हें जाना है, सिंगल वे,
यहाँ से जाओगे, यहाँ से ही आओगे, यहाँ से जाके यहाँ से नहीं आ पाओगे तुम, ठीक है। बट बाई वेरिएंट में क्या, तुम्हारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जाओ, नो प्रॉब्लम। ये ऐसा ही एग्जाम्पल है कि मुझे बाहर जाना है, अरे भाई मुझे तो बाहर जाना है, क्या करेंगे, मेरे पास सिर्फ साइकिल है, भाई तुम सिर्फ साइकिल में ही जाओगे, यू आर यूनिवेरिएंट। भाई मेरे पास साइकिल बाइक दोनों है, मैं साइकिल में भी जा सकता हूँ, बाइक में भी जा सकता हूँ, आई हैव टू पॉसिबिलिटीज, टू ऑप्शंस, ठीक है। और तुम्हारा बाई वेरिएंट कैसे हो गया, तो ये है तुम्हारा यूनिवेरिएंट बाई वेरिएंट रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये है तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। देन आते हैं ये तुम्हारा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कंपोनेंट टू टाइप्स का होता है, एक होता है तुम्हारा फेज कंपोनेंट, एक होता है सिस्टम कंपोनेंट। ये सब वीडियो नेक्स्ट टाइम फिर से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा फेज कंपोनेंट, दूसरा होता है तुम्हारा सिस्टम कंपोनेंट। तो फेज कंपोनेंट और सिस्टम कंपोनेंट क्या है, ठीक है। अभी एक है तुम्हारा फेज कंपोनेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन को तुम्हें डिफाइन करना है, यू हैव टू डिफाइन ए पर्टिकुलर कंपोजिशन, ठीक है। अगर एक सिस्टम को ले रहे हो, सिस्टम को 100% क्लियरली डिफाइन करने के लिए व्हाट एवर द कंपोनेंट और द व्हाट एवर द एंड मेंबर यू नीड, देन दोज आर कॉल्ड योर कंपोनेंट्स। फेज कंपोनेंट, ठीक है, फेज कंपोनेंट जैसे कि अभी मैं ओलिविन बताऊंगा, क्या है, मैं अभी ओलिविन को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओलिविन है, ओलिविन है। तो ओलिविन का जो फॉर्मूला है क्या है, Mg Fe2SiO4, ये तुम्हारा ओलिविन का फॉर्मूला है कि नहीं, Mg Fe2SiO4, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर ओलिविन। तो ये जो ओलिविन, दिस इज एक्चुअली ए रेंज, जहां पर फॉस्फेराइड से लेकर Mg2SiO4 से लेकर Fe2SiO4 तक है, फॉस्फेराइड टू फाइलाइट तक है। सो यहाँ पर ये जो फोस्टेराइट एंड फायालाइट जो है, दीज टू आर कॉल्ड योर फेज कंपोनेंट, फेज कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो ओलिविन है ये तुम्हारा एक फेज है। अभी सिस्टम कंपोनेंट क्या होगा, अभी मैं एक सिस्टम ले रहा हूं जिसमें ओलिविन एंड समथिंग, और लेट अल्बाइट, अल्बाइट अनोथाइड नहीं, डाइऑक्साइड एंड अनोथाइड ले लेते हैं, ठीक है। अभी एक डाइऑक्साइड एंड अनोथाइड ले लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि तुम्हारा जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज कंटेनिंग डाइऑक्साइड एंड अनोथाइड, ओके। नाउ your system is containing dioxide and anorthite, so to clearly define your system you need dioxide and anorthite, डायोक्साइड भी चाहिए तुमको, अनोर्थाइड भी चाहिए, क्यों, तुम सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन कर सकोगे, ठीक है। अभी जैसे कि डायोक्साइड है, ये तुम्हारा एक पायरोक्सिन का है, पायरोक्सिन, अभी मैं बोलूंगा पायरोक्सिन, पायरोक्सिन का इंस्टाटाइट एंड फेरोसिलाइट है, तो ये इंस्टाटाइट एंड फेरोसिलाइट, ये पायरोक्सिन का ये तुम्हारा फेज कंपोनेंट होगा, ठीक है। बट यहां पर जो डायोक्साइड है, ये तुम्हारा डायोक्साइड एंड अनोर्थाइड, ये तुम्हारा एक सिस्टम कंपोनेंट है, ठीक है। तो फेज कंपोनेंट एंड सिस्टम कंपोनेंट क्या डिफरेंस है, यहां पर लिखते हैं फेज कंपोनेंट और सिस्टम कंपोनेंट, यहां पर लिखते हैं फेज कंपोनेंट, ये सब लिखो। फेज कंपोनेंट क्या लिखेंगे, फेज कंपोनेंट, दिस इज बेसिकली phase components, these are the number of end members formula that can describe the chemical variability of a phase, okay, that can describe the chemical variability of a phase, okay. And what is system component, system component, this is the minimum number of components or minimum number of phases, which are able to this describe the chemical variability of a system, okay. Always remember, when we are just considering the system component, it should be minimum, this is minimum number of phases are required to completely determine the chemical variability of a particular system, then that will be called your system component. This is the difference between
फेज कंपोनेंट एंड सिस्टम कंपोनेंट। एंड व्हाट इज रेस्ट? अभी तुम्हारा P हो गया, F हो गया, C हो गया, एंड दीज आर कॉल्ड योर टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर दो वेरिएबल्स हमारे पास है, एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। ठीक है, जो टेम्परेचर जहां पर कांस्टेंट रहता है, T अगर कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं? दिस इज आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल। वेयर P इज योर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक कंडीशन। ठीक है, 180 देखेंगे हमारा जितना भी लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होगा सब तुम्हारा क्या होगा? आइसोबारिक सब होगा, सबका आइसोबारिक ही होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर फेज रूल, गिव्स फेज रूल। दिस इज P प्लस ऑफ F इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 2। और हमेशा याद रखना, जब मैं बता रहा हूं कि जो हमारा जितना भी लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स है वहां पे तुम्हारा प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, दैट इंप्लाइज ये जो 2 है दिस इज रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है देन ये 2 डिक्रीज होके 1 हो जाएगा, उसको बोलते हैं डीजेनरेटेड गिब्स फेज रूल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेटेड गिब्स फेज रूल। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? P प्लस ऑफ F इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ मैग्मा चैम्बर, अगर मैग्मा चैम्बर के बारे में हम बात करते हैं तो मैग्मा चैम्बर में दैट इज नेचुरल प्रोसेस, और हर एक नेचुरल प्रोसेस में हम P प्लस ऑफ F इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 2 ही यूज करेंगे। एंड ये जो P प्लस ऑफ F इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 1 है, दिस इज एप्लीकेबल टू वेयर, जहां पर हमारा क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। और लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में आइदर यू जस्ट कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट और यू जस्ट कीप द प्रेशर कांस्टेंट, अदरवाइज द सिस्टम विल बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम आइदर देखेंगे प्रेशर को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, द फेज रूल दिस अप्लाइज ओनली टू ए सिस्टम व्हिच इज मेंटेन्ड एट ए केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर नहीं होगा देन वहां पे हम फेज रूल यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर देखो, एक एक्सटेंसिव वेरिएबल से एक इंटेंसिव वेरिएबल है। देखो, इंटेंसिव वेरिएबल्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव वेरिएबल साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। जैसे कि तुम्हारा क्या है, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम? मोलार वॉल्यूम, डेंसिटी। डेंसिटी अगर तुम छोटा सा क्वार्ट्ज ग्रेन लेते हो उसका भी डेंसिटी 2.67 होगा, बहुत बड़ा क्वार्ट्ज ग्रेन लेते हो उसका भी डेंसिटी 2.67 ग्राम पर सीसी होगा। तो ये है तुम्हारा इंटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल वॉल्यूम हो गया तुम्हारा एक्सटेंसिव वेरिएबल। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब। इसका कितना होगा? इसका 3 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंटेंसिव वेरिएबल एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। अनदर थिंग यहां पर देखो, इफ वी डिवाइड एनी एक्सटेंसिव वेरिएबल बाय अनदर then the extent cancels and the ratio is an intensive variable। ये देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम दो एक्सटेंसिव वेरिएबल को डिवाइड करते हैं देन उनका जो एक्सटेंट होता है दैट कैंसल्स आउट एंड वो एक तुम्हारा इंटेंसिव वेरिएबल हो जाता है। कल हम बताए थे जो तुम्हारा डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस जो था, दिस इज डी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टी डी एस, ये एक फॉर्मूला था। जो ये तुम्हारा कौन सा, सॉरी, दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर क्या कर रहे थे? डी क्यू बाई टी कर रहे थे। दिस डी क्यू बाई टी, दिस पैरामीटर इज योर एंट्रोपी, दिस इज योर एंट्रोपी। और एंट्रोपी दिस इज, ये देखो, ये एक एक्सटेंसिव है, ये एक एक्सटेंसिव है, दोनों को मिला देते हैं। सॉरी, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन रिलेटेड, सॉरी। सो ये दोनों क्या होते हैं? ये पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन को इफ यू जस्ट डिवाइड देन वो क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन हो जाते हैं। तो यही वाला चीज है, शायद मैं उल्टा बोल दिया, थोड़ा चेक कर लेना। ठीक है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव हो गया। देन उसके बाद तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल हो गया। यूनिनरी सिस्टम हम नहीं पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट बाइनरी, बाइनरी में आते हैं। ठीक है, बाइनरी में यहाँ पर तुम्हारा दिया गया है, छोड़ो, ये सिर्फ सॉलिड सॉल्यूशन दिया हुआ है। उससे पहले बाइनरी में और हम क्या देख लेंगे?
ओके, बाइनरी सिस्टम पहले जाते हैं, ठीक है। बाइनरी सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, सॉरी बाइनरी में स्टार्ट नहीं करूंगा, मेरा जो डेमो क्लास है, डेमो क्लास जाके देख लेना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे बस एक चीज बता देते हैं, ये देखो, ये जो तुम्हारा ई पॉइंट है इसको बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। ये जो होते हैं इसको बोलते हैं सॉलिडस, सॉरी दिस इज योर लिक्विडस, दिस इज कॉल्ड योर लिक्विडस लाइन, लिक्विडस लाइन। और ये जो तुम्हारा है इसको ये दिस इज योर सॉलिडस, सॉलिडस कर्व और सॉलिडस लाइन। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन यू आर टेकिंग द बल्क कंपोजिशन ऑफ दिस वन एंड नाउ इट इज फॉलिंग डाउन, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन। एंड तुम्हारे पास ये सॉलिड है, ये जो है ये तुम्हारा सॉलिड है, ना तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, देन इसको बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं मेल्टिंग। एक है तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन, एक है तुम्हारा मेल्टिंग, ठीक है। क्या बताए, एक है तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन, एक है तुम्हारा मेल्टिंग। तो क्रिस्टलाइजेशन एंड मेल्टिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन एंड मेल्टिंग होता क्या है। जो क्रिस्टलाइजेशन है, मेल्टिंग हम देखते हैं पहले, मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग और क्रिस्टलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, एक है तुम्हारा इक्विलिब्रियम, एक है तुम्हारा फ्रैक्शनल, एंड एक है तुम्हारा डायनामिक। और ये जो डायनामिक है ये नेचर में बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये जो डायनामिक है ये इक्विलिब्रियम प्लस ऑफ फ्रैक्शनल, बोथ, अगर बोथ होंगे देन उसको बोलेंगे डायनामिक मेल्टिंग, ठीक है। और इक्विलिब्रियम मेल्टिंग को हम बैच मेल्टिंग भी बोलते हैं, बैच मेल्टिंग भी बोलते हैं। तो मेल्टिंग, इक्विलिब्रियम मेल्टिंग किसको बोलेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेल्टिंग किसको बोलेंगे, व्हेयर द मेल्ट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड। यहां पर क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, where the melt remains in equilibrium with the solid throughout the melting event. दिस इज योर इक्विलिब्रियम मेल्टिंग और इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन सेम थिंग, ठीक है। जहां पर तुम्हारा मेल्ट और तुम्हारा जो सॉलिड, उनके बीच में जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम जो है, इफ द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द मेल्टिंग इवेंट, देन दैट विल बी कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम मेल्टिंग और बैच मेल्टिंग। इसको हम और जियोलॉजी में भी देखेंगे। और इक्विलिब्रियम मेल्टिंग एंड फ्रैक्शनल मेल्टिंग में उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज आर नथिंग बट दीज आर बेसिकली, किस टाइप का फॉर्मूला बोलते हैं, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ समथिंग, मास बैलेंस इक्वेशन, उसको बोलते हैं मास बैलेंस इक्वेशन। ये मास बैलेंस इक्वेशन, इसका डेरिवेशन पूरा दिखाएंगे ताकि कभी तुम अगर गलत मतलब भूल भी जाओ देन तुम डिराइव कर सकोगे, ठीक है। ये हम और जियोलॉजी क्लास में बताएंगे। एंड फ्रैक्शनल मेल्टिंग में क्या होता है, फ्रैक्शनल मेल्टिंग में होता है जो तुम्हारा मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग मतलब एक सॉलिड है, नाउ यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यहाँ पे एक मेल्ट बन रहा है। तो ये जो, हाँ, इक्विलिब्रियम मेल्टिंग में ये तुम्हारा मेल्ट और ये जो सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द मेल्टिंग प्रोसेस में रह रहे हैं। बट फ्रैक्शनल मेल्टिंग में क्या होता है, द मेल्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड, ओके, द मेल्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द इनिशियल सोर्स, ओके। द मेल्ट यहां पर क्या होता है कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में तुम्हारा जो मेल्ट होता है, मेल्ट जस्ट लीव्स द सिस्टम। और ये जो मेल्ट जो प्रोड्यूस हो जाता है ना, ये तुम्हारा केमिकली इनर्ट हो जाता है, केमिकली इनर्ट हो जाता है, किसके लिए, इनर्ट टुवर्ड्स द सॉलिड, ठीक है। ये जैसे सॉलिड एंड लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में रहते थे, तो यहाँ पे वो वाला इक्विलिब्रियम केस यहाँ पर होता नहीं है,
ठीक है। सो व्हेन द मेल्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द इनिशियल सोर्स as it is formed and only the last drop of melt is in equilibrium with the residue. ओके ये होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल मेल्टिंग में क्या होता है, जो मेल्ट होता है दैट मेल्ट क्या करता है, तुम्हारा जो सिस्टम है सिस्टम को छोड़ के चला जाता है। दैट मीन्स इट इज नॉट केमिकली रिलेटेड टू द रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब पता है, रेसिड्यू रेसिड्यू मतलब जो लेफ्ट ओवर हो जाता है, जो बाकी रह जाता है, जो बाकी रह जाता है उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक है। एंड डायनामिक क्या है, डायनामिक इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन दिस टू। डायनामिक क्या है, दिस इज द इंटरमीडिएट बिटवीन टू, जो तुम्हारा फ्रैक्शनल भी होगा, फ्रैक्शनल भी होगा प्लस प्लस ऑफ इक्विलिब्रियम भी होगा, देन उसको बोलेंगे हम डायनामिक मेल्टिंग। ओके। During the dynamic melting, when the melt mass fraction is the residue is less, छोड़ो। तो यही है डायनामिक जो है, ये हमारे नेचर में बहुत ज्यादा मिलता है। एंड ड्यू टू द दिस फ्रैक्शनल, ओके, ड्यू टू दिस फ्रैक्शनल मेल्टिंग और दिस फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन लाइक ऑपोजिट। ठीक है, जब तुम मेल्ट करते हो देन ऊपर चले जाते हो, क्रिस्टलाइजेशन सॉरी क्रिस्टलाइजेशन ऊपर से आते हो। ठीक है, ऊपर से आ रहे हो देन क्रिस्टलाइजेशन, नीचे से जा रहे हो देन मेल्टिंग। सो डायरेक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं है। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज द मेन कॉज for डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, नहीं तो अगर बायोन्स रिएक्शन सीरीज देखोगे, इफ एवरीथिंग क्रिस्टलाइजेशन इज इक्विलिब्रियम, तो ओलिविन पायरोक्सिन ये जितना भी है फाइनल हो जाता है क्या, क्वार्ज आता है। इफ एवरीथिंग शुड जस्ट फॉलो दिस इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन, तो हमें सिर्फ क्वार्ज ही मिलता। लेकिन वी आर गेटिंग various types of rocks, various types of rocks, and these various types of rocks what we are getting, these are nothing but result of your fractional crystallization. Okay, these are the results of your fractional crystallization. ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम में हम बता दे रहे हैं क्या क्या है। बाइनरी सिस्टम में जैसे कि तुम यहाँ से आओगे, यहाँ से आओगे, देखो ऊपर से आओगे, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे है, सॉरी एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, यहाँ पर देखो पूरा लिक्विड है, फुल लिक्विड। दैट मीन्स एवरीथिंग, ये तुम्हारा डाइऑक्साइड एंड अनोथाइड, ये दोनों क्या है, ये दोनों तुम्हारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट है। ठीक है, ये कितना कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बाइनरी, बाइनरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो when this bulk, this is called bulk composition, bulk composition, and this line is called your isopleth. आइसोप्लेथ क्या होता है, लाइन ऑफ इक्वल केमिकल कंपोजिशन, इसको बोलते हैं आइसोप्लेथ। ठीक है, नाउ व्हेन दिस टेम्परेचर, अभी देखो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में वो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इस पॉइंट में क्रिस्टलाइजेशन उसका स्टार्ट होगा। देन फाइनली इट विल जस्ट फॉलो दिस पाथ, follow this path, it will come to this eutectic point। eutectic point में यहाँ पर अनोर्थाइड भी फेज में आएगा, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड eutectic point, इनवेरिएंट पॉइंट। देन उसके बाद सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड बनने के बाद ये जो इनिशियल कंपोजिशन जहाँ पर है वहां पर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो और डिग्री ऑफ फ्रीडम यूटेक्टिक पॉइंट में 0 बन जाता है। तो ये यहाँ पर तुम्हारा HW ये है कि तुम जाओ, मेरा जो डेमो क्लास है, डेमो क्लास में ये बाइनरी को हम वहाँ पे समझाए हैं, वहीं से तुम देख लो। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट क्लास होगा हम डायरेक्ट पेरिटेक्टिक को पढ़ेंगे। ठीक है, पेरिटेक्टिक को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो टेक्सचुरल एविडेंस होता है, टेक्सचुरल एविडेंस होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, क्लास लंबा हो रहा है, सो आई होप आज का क्लास इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट था इन द सेंस इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग देखा करो। ठीक है, ओके देन फिर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। सो गुड नाइट।